हेलो एवरीवन, किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं मान सिंह और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं किस्सा कहानी के इस अध्याय में, जिसमें मैं आज नंबर 1 नेशनल बेस्ट सेलर मास्टर योर इमोशंस में लिखी गई कोट्स को, एक एक शब्द को आपके सामने रखता हूं, जिससे नकारात्मकता से उभरने और भावनाओं के उचित प्रबंधन के लिए एक व्यवहारिक किताब और एक इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है। थीबो मॉरिस ने इस बुक को लिखा है। मास्टर योर मोटिवेशन के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम लिए मैं स्टार्ट करता हूँ मास्टर योर इमोशंस। पहले विषय सूची के बारे में आपको बता देता हूँ, जिसमें भाग 1 में भाव क्या है इसके बारे में 3 चैप्टर हैं। आपकी जीवन बचाव प्रणाली आपके भावों को कैसे प्रभावित करती है, पहला चैप्टर। दूसरा है अहम क्या है, तीसरा चैप्टर भावों की प्रकृति। तो मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। आपकी जीवन बचाव प्रणाली आपके भावों को कैसे प्रभावित करती है। भाव क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि भाव क्या है और कौन सा उद्देश्य पूरा करते हैं? इस भाग में हम ये चर्चा करेंगे कि आपका बचाव तंत्र किस तरह आपके भावों को प्रभावित करता है। फिर इसके बाद चर्चा होगी कि अहम क्या है और ये किस तरह आपके भावों को प्रभावित करता है। अंत में हम ये देखेंगे कि भावों के पीछे कौन सा तंत्र काम करता है और ये सीखेंगे कि नकारात्मक भावों से जूझना इतना कठिन क्यों हो सकता है। तो हम पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। आपकी जीवन बचाव प्रणाली आपके भावों को कैसे प्रभावित करती है। लोग नकारात्मकता के लिए पक्षपाती क्यों हैं? आपके मस्तिष्क को उत्तरजीविका या सर्वाइकल के लिए बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि आप इस पुस्तक को इस समय क्यों पढ़ पा रहे हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके जन्म लेने की संभावना कितनी कम थी। ये चमत्कार तभी घट सका जब आपसे पहले की सारी पीढ़ियों को लंबे समय तक स्वयं को बनाकर रखना पड़ा ताकि वे प्रजनन कर सकें। उनकी उत्तरजीविता और प्रजनन करने की तलाश में ही उन्हें सैकड़ों या हजारों बार मृत्यु का सामना करना पड़ा होगा। सौभाग्य से आपके पूर्वजों की तरह शायद आपको रोज एक नई मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। असल में दुनिया के कई हिस्सों में जीवन कभी भी इससे ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहा। जी हाँ, आपका उत्तरजीविता तंत्र, जीवन प्रणाली बचाव या सर्वाइकल मैकेनिज्म बहुत अधिक नहीं बदला। आपका मस्तिष्क अब भी संभावित खतरों से बचाव के लिए आसपास के परिवेश की जांच करता है। इस तरह आपके मस्तिष्क के कुछ हिस्से चलन से बाहर हो गए हैं। हो सकता है कि अब आपको किसी शिकारी के हाथों मारे जाने का डर ना रहा हो और आपका दिमाग अब भी सकारात्मक घटनाओं के बजाय नकारात्मक घटनाओं को प्राथमिकता देता है। अस्वीकृति का भय ही नकारात्मकता के लिए झुकाव का एक बड़ा उदाहरण है। पहले पहल जब आपको अपने कबीले से अस्वीकृति का सामना करना पड़ता था, तो आपकी उत्तरजीविता की संभावना बहुत कम हो जाती थी। यही कारण था कि आप अस्वीकृति के संकेतों पर गहरी नज़र बनाए रखते और यही आपके मस्तिष्क में हाई वायर्ड हो गया। इन दिनों अक्सर अस्वीकृति होने से आपकी दीर्घकालीन उत्तरजीविता पर कोई असर नहीं होता। हो सकता है कि सारी दुनिया आपसे नफरत करती हो और फिर भी आपके पास एक नौकरी, छत और मेज पर भोजन रखा हो सकता है। फिर भी आपके मस्तिष्क को इसी तरह बनाया गया है कि अस्वीकृति को आपकी उत्तरजीविता के लिए खतरे के तौर पर लेता है। यही कारण है
कि दूसरों की ओर से अस्वीकार किया जाना इतना पीड़ादायी हो सकता है। हालाँकि आप जानते हैं कि अधिकतर अस्वीकार बहुत बड़ी बात नहीं होते, पर फिर भी आप भावात्मक पीड़ा का अनुभव करते हैं। अगर आप अपने मन की सुने, तो आप इसके आसपास एक पूरा नाटक रच सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप प्यार पाने के लायक नहीं हैं और एक अस्वीकृति पर कई दिनों या महीनों सिर धुन सकते हैं। इससे भी बदतर, आप इसी अस्वीकार की वजह से अवसाद या डिप्रेशन में जा सकते हैं। असल में केवल एक आलोचना अक्सर कई सकारात्मक आलोचनाओं पर हावी हो सकती है। यही कारण है कि हमेशा 5 स्टार रिव्यू पाने वाले लेखक को 1 स्टार वाला रिव्यू पाना बहुत बुरा लगता है, जबकि उसे पता है कि उससे उसकी उत्तरजीविता पर कोई असर नहीं होगा। पर लेखक का मन ये मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है ये नकारात्मक रिव्यू उसके अहम के लिए खतरा है, जिससे भावात्मक प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। अस्वीकृति के भय से ही आप घटनाओं को अति नाटकीय बना देते हैं। अगर आपका बॉस काम के समय आपकी आलोचना करता है, तो हो सकता है कि आपका दिमाग इसे खतरे के तौर पर ले और तब आप सोच सकते हैं, अगर मुझे काम से निकाल दिया गया तो, अगर मुझे दोबारा जल्द ही दूसरी नौकरी नहीं मिली तो, और मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया तो, मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर मैं उनसे दोबारा नहीं मिल सका तो। आप किस्मत वाले हैं कि आपके पास इतना असरदार उत्तरजीविता तंत्र है, पर आपका यही उत्तरदायित्व भी बनता है कि आप असली और काल्पनिक खतरों के बीच का अंतर करना सीखें। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपको अनावश्यक पीड़ा और तनाव का सामना करना होगा, जो आपके जीवन की गुणवत्ता को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करेगा। नकारात्मकता के लिए इसी झुकाव पर काबू पाने के लिए आपको अपने मन को रीप्रोग्राम करना होगा। हम मनुष्यों की अनूठी शक्तियों में से ये भी एक है कि हम अपने विचारों के माध्यम से अपने यथार्थ को रच सकते हैं और कहीं अधिक सशक्त तरीके से घटनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। ये पुस्तक आपको सिखाती है कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। एक्शन स्टेप पर आते हैं अभी। आपको प्रसन्न रखना आपके मस्तिष्क का काम क्यों नहीं है? आपके मस्तिष्क का ज़रूरी काम आपको प्रसन्न रखना नहीं है। ये आपकी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए है। इस तरह अगर आप प्रसन्न होना चाहते हैं, तो आपको अपने भावों पर नियंत्रण करना ही होगा। केवल यही सोचने से बात नहीं बनेगी कि आप प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि ये आपकी सहज अवस्था है। आगे आने वाले भाग में हम ये चर्चा करेंगे कि प्रसन्नता क्या है और कैसे काम करती है। डोपामाइन आपकी प्रसन्नता से कैसे उलझ सकता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो अन्य कार्य करने के साथ साथ कुछ निश्चित व्यवहारों को पुरस्कृत करने में भी अहम भूमिका निभाता है। जब आपके मस्तिष्क के कुछ विशेष भागों में डोपामाइन रिलीज होता है, प्लेजर सेंटर्स, तो आपको हाई का अनुभव होता है। यही व्यायाम के दौरान होता है, या फिर जब आप जुआ खेलते हैं, सेक्स करते हैं, या बहुत अच्छा भोजन करते हैं। डोपामाइन की कई भूमिकाओं में से ये भी एक है कि आप भोजन की खोज करें ताकि आप भूख से ना मरें, और आप अपने लिए साथी की खोज करें ताकि आप प्रजनन कर सकें। डोपामाइन के बिना हमारी प्रजाति अब तक विलुप्त हो गई होती। ये तो अच्छी चीज़ है कि नहीं? खैर, हाँ भी और ना भी। आज की दुनिया में ये रिवार्ड तंत्र कई मामलों में चलने से बाहर हो चुका है। हालांकि पहले डोपामाइन को हमारी उत्तरजीविता की प्रवृत्ति से जोड़ा जाता था, पर अब डोपामाइन रिलीज को कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर इसका प्रभाव एक अच्छा उदाहरण है, जो आपके जीवन से अधिक समय लेने के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग करता है। क्या आपने कभी देखा कि कितने सारे नोटिफिकेशंस लगातार आते रहते हैं?
उन्हें डोपामिन रिलीज को ट्रिगर करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि आप सोशल मीडिया पर बने रहें, और आप इस तरह जितना ज़्यादा रहेंगे वे लोग उतना ही पैसा कमा पाएंगे। पोर्नोग्राफी देखने या जुआ खेलने से भी डोपामिन रिलीज होता है, जो इन गतिविधियों को लत में बदल देता है। सौभाग्य से हमारे लिए हर बार ज़रूरी नहीं कि हमारे दिमाग में डोपामिन ही रिलीज हो। उदाहरण के लिए, हमें लगातार केवल इसलिए अपनी फेसबुक न्यूज़ फीड देखने की ज़रूरत नहीं कि इससे हमें डोपामिन आनंद से भरी खुराक मिलती है। वर्तमान समाज प्रसन्नता का एक ऐसा संस्करण बेच रहा है जो हमें प्रसन्न कर सकता है। हम बाजार को अपने बस में रखने वाले लोगों के कारण ही डोपामिन की लत के आदी हो गए हैं, जिन्होंने हमारे दिमाग को अपने हाथों का खिलौना बनाने के लिए कई तरीके खोज लिए। हमें पूरे दिन में डोपामिन के बहुत सारे शॉट्स मिलते हैं और ये हमें अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रसन्नता जैसा ही है? ज़रा आप सोचिए। इससे भी बदतर बात यह है कि डोपामिन हमारी सेहत पर गंभीर असर के साथ असली लत बन सकता है। टुलेन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार, जब सहभागियों को ये अनुमति दी गई कि वे अपने प्लेजर सेंटर को अपनी मर्जी से उत्तेजित कर सकते थे, तो उन्होंने औसतन प्रति मिनट 40 बार ऐसा किया। उन्होंने प्लेजर सेंटर को उत्तेजित करने के लिए भोजन को चुना, यहाँ तक कि भूख लगने पर भी खाने से मना कर दिया। कोरियन ली स्विंग सियोप एक सिंड्रोम का सबसे गंभीर मामला है। 2005 में सियोप पूरे 48 घंटों तक वीडियो गेम खेलने के बाद मारे गए, जिसके दौरान उन्होंने बहुत कम भोजन और पानी लिया और बिल्कुल नहीं सोए। इसके बाद पूछताछ से पता चला कि थकान और शरीर में पानी की कमी की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। वे उस समय 28 वर्ष के थे। अपने भावों पर नियंत्रण पाने के लिए ये अनिवार्य है कि आप डोपामिन की भूमिका को जानें और देखें आपकी प्रसन्नता को कैसे प्रभावित करता है। क्या आपको अपने फ़ोन की लत है? क्या आप हमेशा अपने टीवी से चिपके रहते हैं या फिर वीडियो गेम्स खेलने में बहुत समय देते हैं? हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी लत के शिकार होते हैं। कुछ लोगों को ये दिखाई देता है, पर कुछ लोगों को ये आदतें छिपे रूप में होती हैं। उदाहरण के लिए, आपको सोचने की लत हो सकती है। अपने भावों पर बेहतर नियंत्रण के लिए आपको अपनी लतों को ध्यान में रखना चाहिए, जो आपसे आपकी प्रसन्नता छीन सकती हैं। एक दिन मैं करूँगा का मिथ। क्या आपको विश्वास है कि एक दिन आपका सपना पूरा होगा और आप अंततः प्रसन्न हो सकेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। हो सकता है कि आपका सपना पूरा हो भी जाए, पर आप उसके बाद हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकेंगे। आपका मस्तिष्क आपके साथ ये एक और खेल खेलता है। आपका मन जल्दी ही नए हालात से तालमेल में आ जाता है, और जो शायद क्रमिक विकास, उत्तरजीविता और प्रजनन के लिए हमारी लगातार बनी रहने वाली मांग का नतीजा होता है। यही वजह है कि शायद नए घर या कार की ज़रूरत आपको कुछ देर ही प्रसन्न रख पाती है। जब आरंभिक उत्साह नहीं रहता, तो आप अगली उत्साह पैदा करने वाली चीज़ की ओर चल देते हैं। इसे ही हेडानिक एडॉप्टेशन यानी सुखमय अनुकूलन का नाम दिया गया है। सुखमय अनुकूलन कैसे काम करता है? मैं आपके साथ एक अध्ययन की जानकारी बांटना चाहूँगा, जिसके जानने के बाद आपका प्रसन्नता को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ये अध्ययन लॉटरी जीतने वालों और पक्षाघात के रोगियों पर किया गया था। वो वाकई चौंका देने वाला रहा। ये अध्ययन 1978 में किया गया था। इस छानबीन में ये पता लगाया गया कि लॉटरी जीतना या पक्षाघात का शिकार होना किस तरह प्रसन्नता पर असर डालता है। अध्ययन में पता चला कि दोनों की घटनाओं के 1 वर्ष बाद दोनों पक्ष उतने ही प्रसन्न थे जितने वे पहले हुआ करते थे। जी, बस उतने ही प्रसन्न या अप्रसन्न। आप चाहें तो डैन गिलबर्ट के टेड टॉक द सरप्राइजिंग साइंस ऑफ हैप्पीनेस से इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। शायद आपको लगता है कि कोई विशेष काम पूरा होने पर आपको प्रसन्नता होगी, पर जैसा कि प्रसन्नता पर दिए गए अध्ययन से स्पष्ट है, ऐसा वाकई सच नहीं होता। आपके साथ भले ही जो भी हो, आप फिर से
नई घटना के साथ अनुकूलन होते ही अपनी पहले से तयशुदा प्रसन्नता के स्तर पर आ जाते हैं। आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। क्या इसका मतलब हुआ कि आप इस समय जितने प्रसन्न हैं उससे ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो सकते? नहीं। इसका मतलब है कि दीर्घकालीन तौर पर बाहरी घटनाओं का आपकी प्रसन्नता के स्तर पर बहुत कम प्रभाव होता है। असल में द हाउ ऑफ हैप्पीनेस की लेखक सोनिया लिबोमिर्स्की कहती हैं कि हमारी 50% प्रसन्नता हमारे जेनेटिक्स से तय होती है, 40% प्रभाव आंतरिक कारकों का रहता है और बाकी 10% असर बाहरी कारकों का माना जा सकता है। इन्हीं बाहरी कारकों में ये सब शामिल है, जैसे हम अकेले हैं या शादीशुदा, धनी हैं या निर्धन, और ऐसे ही सामाजिक प्रभाव। इससे पता चलता है कि आपकी केवल 10% प्रसन्नता बाहरी कारकों से जुड़ी है, जो आपकी सोच से कहीं कम है। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं, जीवन के लिए आपका रवैया ही आपकी प्रसन्नता को प्रभावित करता है, वो सब नहीं जो आपके साथ घटता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आपका उत्तरजीविता तंत्र किस तरह नकारात्मक तौर पर आपके भावों को प्रभावित करते हुए आपको जीवन में और अधिक प्रसन्नता व आनंद नहीं दे पाता। तो अगले अध्याय में अहम क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट पार्ट, आपके जीवन बचाव प्रणाली आपके भावों को कैसे प्रभावित करती है। तो सेकंड के लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा देना। उससे क्या होगा कि जैसे ही अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून फॉर सेकंड पार्ट। थैंक यू।